नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ये कार्यक्रम हमारा विशेष एनालिटिकल कार्यक्रम है। 25 मिनट 26 मिनट हमारे साथ और भाऊ के साथ आप पिछले 15-20 दिन के खबरों का एक संकलन और उसका विश्लेषण ये समझने की और देखने की कोशिश कीजिए। निवेदन है, ये कोई आज की तात्कालिक खबर नहीं है। इस पर टीम लगातार काम कर रही थी, खबरों को इकट्ठा करके कि ये 4-5 खबरों को कंपाइल करके सरकार के भीतर क्या चल रहा है, मोदी वर्सेस शाह में क्या चल रहा है, शाह वर्सेस दिल्ली में लखनऊ में क्या चल रहा है और संघ वर्सेस गुजरात लॉबी में क्या चल रहा है, ये सब कुछ समझने की कोशिश की जाए एक बार। भाव को ले आइए चर्चा में फटाफट, तभी शुरू करें। स्वागत है भाव आपका। 2-3 सवालों के साथ शुरू करेंगे। क्या मोदी रिटायरमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या रिटायरमेंट के लिए तैयारी जो उन्होंने की है उसमें अब आखिरी स्टेप उनका है कि जो पुरानी फाइलें हैं उन पुरानी फाइलों से बचने के लिए वो एक सॉलिड जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये 2 पॉइंट, और इसका इशारा खुद नरेंद्र मोदी दे रहे हैं क्या? खुद इशारा दे रहे हैं, क्योंकि एक बैकग्राउंड तैयार, धरातल तैयार करना होता है। ऐसे एकाएक जो फैसले लिए जाते हैं तो एकाएक मतलब ऐसा ना हो कि ज्वालामुखी टाइप फट जाए मामला। तो ये खबर की शुरुआत के लिए मैं 2-3 पॉइंट्स, 2-3 अलग-अलग जो संकलन है उसको पहले ले आते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर दर्शक प्रॉपर समझ पाएंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी की 2 दिन पहले की एक बाइट है, जिसको मीडिया ने नंबर 1 पर लीड स्टोरी लगाई थी अखबारों में, और टीवी में तो हेडलाइन 24 घंटे रही कि मैं व्यक्तिगत कुर्बानी देने को तैयार हूं। जरा बाइट सुनवाइएगा और दर्शकों से निवेदन है कि जरा गौर से सुने, गौर से सुने। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। इस व्यक्तिगत कीमत की एनालिसिस हमने थोड़ी बहुत की थी, लेकिन असली वाली छूटी है। तो एक पॉइंट, ये व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी की व्यक्तिगत क्या क्या कीमत हो सकती है, क्या क्या दांव पे हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसको अंडरलाइन करके रखे दर्शक, नोट करके रखें। नेक्स्ट, एक अखबार है, अखबार की एक हेडलाइन है, उसको भी हमने 4 दिन पहले दिखाया था, जरा वो देखिए। सबसे लंबे कार्यकाल वाले होम मिनिस्टर बने अमित शाह, मोदी ने कहा अभी तो बस शुरुआत है। मतलब 11 साल पूरे देश को अपने इशारों पर नचाने वाले अमित शाह की अभी शुरुआत, बस ये अंडरलाइन कीजिएगा। 11 साल बाद, इतने लंबे समय तक अगर देश को कोई अपने इशारों पर नचाए तो वो रिटायरमेंट के करीब आ जाता है। और अमित शाह का अभी वार्म अप हुआ है, ये समझिए, अभी वार्म अप हुआ है, अभी शुरुआत है। दूसरा पॉइंट हो गया, सब दिखा करके तभी आते हैं। 2 पॉइंट नोट करते जाइएगा दर्शकों। तीसरा, व्यक्तिगत कीमत, व्यक्तिगत कीमत और सुब्रमण्यम स्वामी। बेसिकली उनके सारे व्यक्तिगत संपत्तियों का ब्यौरा सुब्रमण्यम स्वामी के पास ही लगता है, तो इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री यहाँ पे जरूरी थी। जरा लाइए उनके एक पॉडकास्ट क्लिप का ट्रांसक्रिप्ट दिखाइए, 2 दिखाएंगे एक एक करके। सुब्रमण्यम स्वामी, लाल आंख दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया, चीन को तो नहीं दिखाया। चीन को दिखाएगा तो बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तब तुमने जो भी किया उसका वीडियो है मेरे पास, और वो दे देंगे। आप जानते नहीं हम कितने निकट थे चीन के, इसके बारे में उनके पास इतने बड़े दस्तावेज हैं। उसके बाद पत्रकार ने कहा कि अमेरिका के पास भी दस्तावेज है क्या? मान लिया चीन के पास है, चीन के सामने नहीं बोलते साहब, अमेरिका के पास भी है क्या? तो सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब उस पर है, हाँ है, इसीलिए तो दोनों के सामने ये कुछ नहीं बोल सकता।
वो कहता युद्ध विराम, तो हाँ भाई युद्ध विराम। वो कहता दोनों बैठो, तो ये हाँ भाई बैठ गए। वो कई बार भाव सुनाते हैं, बैठने को बोला बैठ गए, खड़े होने को बोला खड़े हो गए। वो गाना कोई है पुराना, बिल्कुल वही वाला बताया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। क्या बैठना पाकिस्तान के साथ? हम तो चीन और अमेरिका से अपने संबंध समझते थे, लेकिन अब तो वो हमारा नाम ही नहीं लेते। अब तो चीन और अमेरिका का बस। ये एक ट्रांसक्रिप्ट थी, इसमें अंडरलाइन करने वाला समझ लीजिए कि चीन के पास वीडियो और पाकिस्तान के पास मोटी फाइल है। अब इसका एक्सटेंशन अगला ट्रांसक्रिप्ट है, इसका एक्सटेंशन है, इसीलिए इसको कंपाइल आज किया है। हाँ लाइए, सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं अमेरिका तो मोदी को नियंत्रण में रखता है दस्तावेजों के आधार पर, मोदी को कंट्रोल में रखता है। पत्रकार, कौन से दस्तावेज? सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं मैंने अमेरिका से कोई दस्तावेज प्राप्त तो नहीं किया, लेकिन जो बातों में, आखिरकार मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहा ना, तो जो लोग बड़े बड़े जगहों में हैं वो मुझे कहते हैं, पहले दिन ही कह दिया था उन्होंने कि हम फांसी देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि इसके जो लॉ मिनिस्टर थे हरेन पांड्या, उस मामले में हमारे पास प्रूफ है। दरअसल हरेन पांड्या मंत्री थे जब ये मुख्यमंत्री बने ही थे, और गुजरात के बड़े मतलब बड़े लीडर थे। उनकी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, हत्या कर दी गई थी। वो मामला यहाँ पर चर्चा में लाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी और कहते हैं हरेन पांड्या मामले में ये प्रूफ अमेरिका के पास है। अच्छा, अमेरिका के पास प्रूफ और इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है क्यों होगा? क्योंकि हरेन पांड्या सुनीता विलियम्स के भाई थे, परिवार मतलब कजिन, चचेरे भाई। और सुनीता विलियम्स अमेरिका की धरोहर है। सुनीता विलियम्स को एक बार मोदी ने कार भेजा था, वो अमेरिका भारत आई, तो वो कार में नहीं बैठी थी, मोदी के मना कर दिया था, मोदी से मुलाकात तक करने से मना। तो हमारे पास प्रूफ है और हमारा अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं जो, तो इसको हमने लिस्ट में डाला था, क्योंकि मानवता वाले मामले पर अमेरिका कहीं भी कूद जाता है, और इसको आने के लिए कहा था, पर ये आया नहीं और बाद में ये पीएम बन गया। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहा तो अमेरिका वारंट इशू कर देगा। अब भाऊ आगे कहानी बताएंगे, क्योंकि बहुत चीजें सुब्रमण्यम स्वामी, अब खाली जोड़ने वाला काम जो है वो जोड़ने वाला काम भाऊ करेंगे कि व्यक्तिगत क्या नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान व्यक्तिगत। देखिए आशीष भाई, 2-3 व्यक्तिगत नुकसान 2-3 एंगल से हम देखते हैं। पहला एंगल तो सुब्रमण्यम जो स्वामी कहता है उसमें तथ्य दिखाई देते हैं मुझे। दूसरा, इनकी जान जो है उस तोते में बसती है जिसका नाम गौतम अडानी है। वो अब छटपटा रहे हैं, गौतम अडानी जी अपने सभी कंपनियों से इस्तीफा देंगे, लिख लीजिए मेरे से। अभी तो 1-2 कंपनियों से होंगे, अब वो सिर्फ गौतम एंटरप्राइजेस इस कंपनी में ही रहेंगे, बाकी सब जगह से वो धीरे धीरे हटाएंगे अपने आप को, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब एक दिन तो अमेरिका में जेल में उनको जाना है। ऐसे में कंपनी के काम बाधित नहीं हो, बाकी कंपनियों पे इंपैक्ट नहीं हो, इसलिए ये पूर्व तैयारी, एक काम ये। तीसरा काम, जब अमेरिका के खिलाफत जिस सरकार ने अमेरिका को ठेंगा दिखाया, अमेरिका ने डीप स्टेट ऑपरेशन करके उस सरकार को निपटाया। इंदिरा गांधी ने बाकायदा युद्ध जीता 70 का, उसके बाद चुनाव हार गई क्योंकि अमेरिका ने पूरी ताकत लगा के चुनाव हरवा दिया, और फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया उसके खिलाफ। उसके बाद मनमोहन सिंह का देखिए, मनमोहन सिंह ने एटॉमिक एग्रीमेंट किया, अमेरिका बड़ा खुश हुआ, इसलिए कि उनको बहुत बड़ा बिजनेस दिख रहा था कि पूरा देश में एटॉमिक प्लांट लगेंगे, एटॉमिक एनर्जी होगी और अमेरिका की बल्ले बल्ले होगी। ये जो हमारे सरदार जी थे वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अमेरिका को घास नहीं डाली। पहला रिएक्टर का ऑर्डर फ्रांस को दिया, दूसरा रिएक्टर का ऑर्डर रशिया को दिया, अमेरिका पनपाया और एकाएक भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आने लगे। कौन से भ्रष्टाचार? 11 साल में जितने आरोप लगे मनमोहन सिंह पे, उस आरोप पे केस तक दर्ज नहीं कर पाई, हवा में आरोप लगे। और अमेरिका के हाथ में बीजेपी जैसी एक टूल मिल गई, उन्होंने खूब खेला इनके साथ, इनको सत्ता पे बिठाया। सत्ता में बैठने के बाद ये जान गए कि अमेरिका की वजह से हम सत्ता में आए हैं, तो ये अमेरिका की तरफ पूरे टिल्ट हो गए।
उसके बाद अब कई लोगों ने, देखिए शहादत कैसी होती है, अभी मीडिया में चलने लगा। अभी मैंने कल ही एक खबर पढ़ी कि जो 30 मिनट G7 के टाइम पे नरेंद्र मोदी ने हड़काया, उससे नाराज हो गए ट्रंप, उससे ट्रंप नाराज हो गए। अब जिसने ये विश्लेषण किया, मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ, भैया G7 तो बहुत बाद में होगा। ट्रंप ने तो जीतने के बाद शपथ लेने के पहले ही को बोल दिया था कि खबरदार ये जो तुम ब्रिक्स में जो करेंसी फरेंसी लाने वाले हो, औकात ठिकाने पे लगा दूंगा। उसके बाद भारत सबसे ज्यादा टैक्स वाला नेशन, नरेंद्र मोदी जी को शपथ विधि में भी नहीं बुलाया। ये तो G7 के पहले ही हो गया। दरअसल में हुआ क्या था, दरअसल में जब वहां चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी अमेरिका गए, यूनाइटेड नेशंस में। तो एक प्रोटोकॉल होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलते हैं, राष्ट्र कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो विपक्ष के नेताओं से भी मिलता है। तो चुनाव चल रहे थे तो इन्होंने दोनों से अपॉइंटमेंट मांगा, ट्रंप से भी अपॉइंटमेंट मांगा और मैडम से भी अपॉइंटमेंट मांगा जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। ट्रंप को अपॉइंटमेंट का रिक्वेस्ट मिलते से वो एकदम सोशल मीडिया, सोशल ट्रूथ पे वो कूद गए कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी इज कमिंग टू मीट मी, क्योंकि उनकी नजर, ट्रंप की नजर तमाम भारतीय वोटर्स पे थी। लेकिन हैरिसन ने मैसेज दिया कि मैं अभी बहुत दूर हूं, कैंपेन में हूं, धन्यवाद आपका, आपने मिलना चाहा लेकिन मैं मिल नहीं पाऊंगी। ऐसे में और वहां जयशंकर जी ने एडवाइस दिया, अरे मिलेंगे तो दोनों को मिलेंगे, एक को ही मिलेंगे तो गलत मैसेज जाएगा, कहीं हैरिसन जीत आ गई तो वो परेशान करेगी, इसलिए हम किसी से मिलते नहीं। और ये बगैर मिले वापस आ गए। ये जब बगैर मिले वापस आ गए तो ट्रंप का बड़ा अपमान हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया ट्रंप का, वेयर इज योर फ्रेंड मोदी, बड़ा सोशल मीडिया में बोल रहे थे मिलने आ रहा है, मिलने आने वाला है। ट्रंप ने वो गार्ड बांध के रख दी और जिस दिन से ट्रंप वापस आ गया उसने जो लड़ घुमाना शुरू किया, ये जयशंकर की अप्रूपा है। एक विजन वाला आदमी बोलता, ट्रंप को भी मिलता, बाद में मीडिया में एक खबर भी देता कि आई वांटेड टू मीट बोथ ऑफ देम, दी कमला हैरिसन हैज थैंक्ड मी फॉर she wanting to, I wanting to meet her, but due to unavoidable circumstances and the distances and her busyness in the campaign, she couldn't meet me. However, I met Donald Trump. तो बच जाते। कोई पॉलिटिकल विल वाला आदमी होता तो ये करता। ये नौकरशाह को जब पालोगे तो ये इसी तरह के बोलेगा। और उस दिन से तो ट्रंप ने डंडा बनाना शुरू कर दिया। एक पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आशीष, जब ट्रंप के परिवार का बिजनेस है, ये कई लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि ट्रंप का रियल एस्टेट के बिजनेस में इंडिया में भी कुछ लोग पार्टनर है। बड़ी पार्टनरशिप, पुणे में एक बिल्डर है, बड़ी पार्टनरशिप है। पुणे में एक बिल्डर है जो उनके पार्टनर है, और वो बिल्डर कौन है? वो शरद पवार का फ्रंट फेस है। मतलब शरद और ट्रंप के इंटरेस्ट एक है, ये बोलूं तो गलत नहीं होगा। तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान ने देखा ये सही समय है। ट्रंप के परिवार का एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन जैसा, उनका भी एक कॉइन है अपना। अब ऐसी बिटकॉइन तो चल गया, ऐसे कई कॉइन्स आ गए मार्केट में, लेकिन उनको विश्वसनीयता चाहिए उनकी। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको एक ऑफर दिया कि हमारे यहां जब हमारी रिजर्व बैंक करेंसी इशू करती है तो उसके अगेंस्ट गोल्ड रिजर्व रखती है। पर कल बुरे दिन आ गए, लोगों ने पैसा वापस करना शुरू कर दिया तो उसका कुछ रिटर्न तो देना पड़ेगा। उसमें लिखा रहता ना नोट पे कि मैं इसका इतना वैल्यू देने को तैयार हूं। कभी नोट पढ़िए आप, उस पे क्या लिखा रहता है। तो अपने यहाँ गोल्ड रिजर्व है। अमेरिका, पाकिस्तान ने पहली बार ट्रंप के परिवार को बोला,
हम गोल्ड के बजाय आपकी करेंसी को रिजर्व रखेंगे। हम्म, तो एक परमाणु हथियार वाले देश यदि अपनी खुद की सेंट्रल बैंक में करेंसी के अगेंस्ट रिजर्व यदि बिटकॉइन रखते हैं या क्रिप्टो वो करेंसी जो कॉइन भी। क्रिप्टो करेंसी रखते हैं जो उनके परिवार की है, ट्रम्प के परिवार की है, तो ट्रम्प के परिवार की करेंसी का रेट एकदम दन्न करके उड़ गया ऊपर। हम्म, इसलिए ट्रम्प के दामाद, ट्रम्प के बेटे जब पाकिस्तान आ गए तो उन्हें पूरा पाकिस्तान की कैबिनेट एयरपोर्ट पे लेने पहुंचे, मानो जैसे ट्रम्प पहुंचे होंगे। तो भाई अमित शाह अपने बेटे का देखता है, उसके लिए सुबह से शाम तक रहते हैं। गौतम अडानी के लिए नरेंद्र मोदी लगे रहते हैं। हम्म, तो भाई ट्रम्प अपने दामाद और बेटे के लिए नहीं लगेगा क्या? तो पाकिस्तान को कभी डूबने नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान डूबेगा तो उसका बिजनेस डूब जाएगा। तो पाकिस्तान रशिया के साथ काम करता है, लेकिन 19% टेरिफ है, भारत 50% है। रशिया के साथ बदतमीजी से, अमेरिका से बदतमीजी करके रशिया के साथ धंधा करता है चीन, उसको 30% है। रशिया और पाकिस्तान के बीच में रेलवे लाइन डल रही है, एग्रीमेंट हो गया, 19%। रशिया पाकिस्तान में उनका जो आयरन मिल था, स्टील प्लांट था, उस स्टील प्लांट को 20,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन देती है, पैसे देती है कि इसको ठीक से करवाएंगे हम। उनको 19% है। और भारत ने सिर्फ तेल लिया तो भारत पे कितना है? अमेरिका से यूरेनियम लेता है, यूरोपियन यूनियन सारा उससे तेल लेते हैं, हमसे डबल लेते हैं तेल, सिर्फ भारत में। ये तेल की बात नहीं, ये भारत को रगड़ने की बात है। नरेंद्र मोदी की एक गलती से वो रगड़ रहा है, लेकिन ये रगड़ क्यों रहा है? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा गद्दे पे जाके बैठ गए हो। उसने पहले तुमको रशिया से दूर किया, आप हमेशा बैलेंस रखते, अमेरिका से भी दोस्ती, रशिया से भी दोस्ती। अब ये तो रशिया की मतलब अपनी किस्मत अच्छी कि रशिया आपको माफ कर रहा है। चलो सुबह का भुला हुआ शाम को घर आ जाए तो वापसी तो कहलाएगी। इसलिए पुतिन अपने को अभी भी तवज्जो दे रहा है। यदि पुतिन ने तवज्जो नहीं दी तो भारत कहां होगा बताइए। अब प्रधानमंत्री पुतिन से बात कर रहे हैं, पुतिन से बात कर रहे हैं, सॉरी पुतिन से प्रधानमंत्री अब बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं है अमेरिका को तू बोलने की। अभी भी अपने डिफेंस डील अमेरिका से चल रहे हैं। एक गोदी मीडिया, पामेरियन मीडिया बता रहे थे कि अमेरिका से हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के साथ कोई सौदा रद्द नहीं हुआ है। अमेरिका के साथ तेल खरीदने की स्पीड हमारा डबल हो गया, हम डबल तेल खरीद रहे हैं अमेरिका से। हम अभी भी उसको बाप बापी बोल रहे हैं, क्योंकि फाइलें तो पड़ी नहीं है। वो फाइलें आ जाएगी तो कहां जाएंगे? और तीसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ रहा है 75 साल का? पार्टी के अंदर होने वाली बगावत छोटे छोटे लेवल पे, नितिन गडकरी का बेबाक होकर लगातार बोलना, विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग के तमाम कांडों को नग्न करना। अब सरकार को शायद ये लगने लगा मोदी जी को कि पामेरियन मीडिया के भरोसे हम अब रह नहीं सकते। तो कल यदि वो 75 साल में नीचे उतरेंगे तो लोग क्या कहेंगे? 75 साल में उतर गए, 75, हम डर गए, इससे डर गए, उससे डर गए। तो जाने के पहले शहादत बना के भाग गया। सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे, 11 साल मूर्ख बनाया और भाग गया। मूर्ख बनाया, भाग गया। तो उस तगमे से डरने के लिए अब जाने के पहले शहादत हम ही लोग करेंगे। शो अमेरिका के खिलाफ दिखाया तो अमेरिका ने खेल कर दिया, मोदी जी को सत्ता छोड़नी पड़ी, मोदी जी को कमी चुकानी पड़ी। देश में लोग कहेंगे क्या किसानों के लिए ये बोलता है, मैं किसानों को अहित होने नहीं दूंगा। 700 किसान मरने पे ये कहता है कि मेरे लिए मरे क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं होते तो आशीष किसान के वो 3 कानून वापस नहीं होते। ये इंसान कह रहा है, इनको अधिकार, नैतिक अधिकार है किसानों की बात करने का। पंजाब में किसानों को आंदोलन आम आदमी पार्टी के साथ साठगांठ करके लठ मार के पुलिस द्वारा हटाया गया।
अरे किसान रास्ते पे विरोध करने आते हैं, आप किसान के हितैषी थे, उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, वो भाइयों के पास जाते, भाई क्या है, क्यों नाराज हो, आओ मिलके बात करते हैं। आप गाड़ी का काफिला वापस लेके आते और बोलते कि उनको बता देना मैं जीवित जा रहा हूं। इस देश का किसान कोई मांग करने आपके सामने आ जाए तो आपकी हत्या करने आ रहा है। किसानों को हत्यारा बोलते हैं आप, और आप कहते कि मैं किसानों का हितैषी हूं। क्या है, दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता बहुत है, हमारे यहाँ कहते हैं। तो कहीं ये कई बार फड़फड़ाहट आग तो लगा नहीं देते हैं, किसानों कई के बार प्रति आग लगा प्रेम? देते हाँ, फड़फड़ाता हुआ दिया आग भी लगा देता है। हैं। दूसरी बात, जितना अमेरिका से वो डरते उससे ज्यादा अमित शाह से डरते हैं। हम्म, अमित शाह उनकी मजबूरी है, अभी अनिवार्यता नहीं है। अमित शाह से बहुत काबिल लोग हैं इस जगह पर। आप संजय जोशी को फ्री हैंड दिख दीजिए, पूरे देश में संगठन बांध के दिखा देगा आपको। वही संजय जोशी है जिन्होंने पहली बार टिकट दिया था अमित शाह को, हम्म, और अमित शाह अभी भी जाके मिलते हैं बीच बीच में उनको। तो अब अमित शाह को ये बिठा पाएंगे कि नहीं पाएंगे पता नहीं, लेकिन इनको दिखाना जरूर है कि अमित शाह के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने सबसे ज्यादा गृह मंत्री पद पे रिकॉर्ड बनाया, और अभी तो ये शुरुआत है, इसका अंत प्रधानमंत्री बन के ही है। यही है ना उसका अर्थ। और क्या? या इसका दूसरा अर्थ यह है कि मैं आने वाले 50 साल तक अभी प्रधानमंत्री बने रहूंगा और 50 साल तक आप गृह मंत्री बने रहेंगे। इसका दूसरा अर्थ वही है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अजन्मे है, सीधा नॉन बायोलॉजिकल है, ऊपर से आए तो हो सकता है कि वो उनकी 200-250-300 साल जी ले। जन्म लेने वाला आदमी तो मृत्यु पा ही जाता है। इसके कई अर्थ हैं। इसके लिए मैंने कहा कि कौन कितना, अभी लोग एक अति हो जाती, देखिए क्या होता है, अति सर्वत्र वर्जित है। अति होने के बाद ज्यादा मीठा भी खाने से डायबिटीज होता है। कोई लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलने लगते तो मुझे डर लगने लगता है कि ये कोई बड़ा गच्चा देने वाला है, इतना मीठा बोल रहा है। तो किसी भी चीज की अति, जहां गवर्नेंस ने कारपोरेट सेक्टर हावी होने लगा, वहां आप समझ जाइए कि वो राजनीतिक दल समाप्ति की ओर जा रहा है। गौतम अडानी का राज्य सरकारों में इतना इंटरफेरेंस बढ़ गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तो वही चला रहे हैं। तो वहां पॉलिटिकल थिंकिंग वाले लोग मार्जिनलाइज हो गए। नहीं, लेकिन एक एक सवाल आखिरी जो है इसमें एक समझना है, ये जो अमित शाह का अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बस शुरुआत है, ये कहीं संघ को भी, क्योंकि मोदी और शाह ये जोड़ी, मतलब मैं बतौर जोड़ी यहाँ पर देख नहीं रहा नहीं हूँ, अलग भाई, अलग देखिए आपस में उनके कुछ मैंने क्या, नहीं जोड़ी नहीं, बहुत आप बहुत अभी क्या है आशीष, ये दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। हम्म मैं बोला एक दूसरे की ये अनिवार्यता हुआ करते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए अमित शाह अनिवार्य थे। हम्म वो प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया, अनिवार्य थे। हम्म अब इतने साल सत्ता में रहने के बाद क्या सत्ता के अरमान सिर्फ मतलब ऊपर प्रमोशन होने का सिर्फ सोच नरेंद्र मोदी में ही हो सकता है, अमित शाह में नहीं? हम्म अमित शाह जब आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो खुद क्यों नहीं बन सकते? हम्म तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में अब अनिवार्यता खत्म हो गई, दोनों एक दूसरे की मजबूरी हो गए। अमित शाह जानते हैं कि मोदी जी की जगह कोई भी प्रधानमंत्री आएगा तो ये जरूरी नहीं उनके पास गृह मंत्रालय रहे, हो सकता है वो सिर्फ सहकारिता मंत्रालय में रहे, हो सकता है मंत्री भी नहीं रहे, वो भी लग रहे, हाँ, हो सकता वो भी हो सकता है। नया अध्यक्ष आ गया, हो सकता है पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी नहीं रहे, जैसे गडकरी को निकाल दिया गया।
तो फिर आपका जो इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है, इस साम्राज्य का सुरक्षा कवच क्या? बेटे से लेके अपने खुद के तक। इसके लिए उनको, चाहे उनके विचारधारा में रहते नहीं हो, चाहे मोदी जी कुछ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना उनके लिए अनिवार्य है। नहीं, मैं मोदी जी की मोदी के सुन लीजिए, स्टेटमेंट पे जो मोदी मोदी जी की ने सुन कहा लीजिए, नहीं, है, मोदी जी की सुन लीजिए, मोदी जी की सुन लीजिए। मोदी जी ने अपने जीवन में अच्छे बुरे सारे काम अमित शाह के भरोसे किए। हम्म, कोबरा.com का वो ऑडियो रिकॉर्ड जो बाहर आया था, कि वो जो आर्किटेक्ट के पिताजी हॉस्पिटल में थे और साहब बोल रहे हैं कि वो उनका जो अधिकारी था, आईएएस अधिकारी जो जेल से छूटा, वो एयरपोर्ट पहुंचा कि नहीं, वो सारा क्या है? साहब के लिए काम कर रहे थे आप। हम्म, तो यदि आप साहब के लिए काम करोगे, तो साहब के सारे पोल आपको पता है। हम्म, जिस दिन आप देखोगे कि आप डूब जाओगे, तो आप क्या करोगे? आप खुद भी डूबोगे, सबको लेके डूबोगे। हम्म, तो मोदी जी को पता है, एक ही इंसान से वो थोड़े डरते हैं और उन एक ही इंसान से उनको डर लगता है, वो अमित शाह है। देखिए, इसको मैं अंडरवर्ल्ड से पैरेलल देखता हूं। एक साइकोलॉजिकल होती है। अंडरवर्ल्ड में एक कहावत है आशीष, यदि किसी शूटर से आप 5 मर्डर करवा लो, हम्म, वो आपके लिए थ्रेट हो जाता है। हम्म, वो ये सोचता है कि ये दाऊद में क्या है, सिगरेट पीता हुआ कमरे में बैठता है, मर्डर तो मैं कर रहा हूं, ताकत तो मैं हूं, हम्म, तो मैं दाऊद क्यों नहीं? मैं दाऊद क्यों नहीं? यही तो छोटा राजन और दाऊद के बीच के झगड़े थे, हम्म, कि जब मैं सब आपके लिए कर ही रहा हूं, हम्म, तो फिर मैं दाऊद क्यों नहीं? हम्म, तो यही साइकोलॉजी राजनीति में भी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, प्रमोद महाजन का पीए सांसद विधायक बनता है। हम्म, भाई, आपके पार्टी में और कोई आदमी मिला नहीं आपको? या आपका पीए जो फोन अटेंड करता था, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करता था, उसको आपने विधायक बना दिया? क्या देखा उसमें? क्योंकि उसके पास बहुत सारी पोल खुली है आपकी। हम्म, देवेंद्र फडणवीस का एक पीए था, हम्म, वानखड़े, सुमित वानखड़े, हमारे हम्म, नाम बंधु है, वो विधायक बन गए। हम्म, देना पड़ा ने देवेंद्र को टिकट, नहीं देता तो क्या करता वो पीए? क्या पूरे विदर्भ में बीजेपी में कोई नेता नहीं है जो अपने पीए को बना रहे हो? कांग्रेस में ड्राइवरों को टिकट मिला है, हम्म, कुक को टिकट मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ड्राइवर कुक के बहुत सारी चीजें पता थी। हम्म, तो भाई, इसको एक विधायक या सांसद बन के चुप करवाओ। हर राजनीतिक दल में होता है ऐसा। और हर बड़ा इंसान के साथ जो रहता है, उसको बहुत सारी कमजोरियां मालूम होती है उसको, हम्म, और वो उसके साथ जीवन भर रहता है, उसका विशेष ख्याल रखता है वो। खैर, विशेष ख्याल देश का कोई शायद रख लेता तो बड़ा बढ़िया होता। देश का विशेष सपने नहीं, ख्याल कोई नहीं रख अभी रहा है, देश सब एक देखिए, दूसरे की तरफ। आशीष जी, ये सब बोलने के लिए अंतिम व्यक्ति किसान, ज्योतिबा फुले, शाहू हाँ, महाराज, सब अंबेडकर महाराज जी, को। है ना, छत्रपति हाँ, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब बातें अब ये शब्द सिर्फ चुनाव के समय भाषण में सुनाई देते हैं। अंतिम व्यक्ति, आदिवासी, और राष्ट्र का विकास, सर्वोच्च विश्व गुरु, तीसरी इकोनॉमी, ये सारे शब्द चुनाव के रैलियों में। एक बार सत्ता में आने के बाद हमारे सारे नेताओं को एक अच्छी तरह से मालूम है, चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई भी अच्छा काम शुरू खुद से करनी होती है। तो पहले अपना पेट भरते हैं, अपने रिलेटिव्स का पेट भरते हैं, फिर अपने जो चिल्ले पिल्ले होते हैं, आए बाएं दाएं होते हैं, उनका पेट भरते हैं। हम्म, और जब अंतिम व्यक्ति के लिए करने का काम आता है, तब तक उनके पिल्लों में से कोई उठ के खड़ा हो जाता है कि अब बहुत हो गया, तू घर बैठ, मैं आता हूं। हम्म, फिर वो आता है उसकी जगह पर, और जैसे वो आता है, फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। वो पहले अपना पेट भरता है, फिर अपने बच्चों का, रिलेटिव्स का, ससुराल हम्म, का, बच्चों के ब्याही का, सबका पेट भरने के बाद चिल्ले पिल्ले का, तब तक उसका चिल्ला पिल्ला खड़ा हो जाता है, अब तू घर बैठ, मैं आता हूं। यही हो रहा है, यही हो रहा है।
चाहे आप लेकिन राज्य में देखिए, मुख्यमंत्री पद पे देखिए, कोई नहीं। अभी हमारे मोहनलाल यादव जी आ गए हैं, आते से उन्होंने उज्जैन पे फोकस कर दिया। सबसे पहले उज्जैन में अपने वसूली कर लो, फिर इंदौर बड़ा नगर है, वहां की शुरू कर दो। अपने भतीजे भाई सबको आने वाली 10 पीढ़ियां खाई इतनी व्यवस्था कर दो। जब तक मोहन भाग उनका पूरा उनके उनके आलो पिल्लो का जो आए बाएं घूमते हैं, उनके जो ड्राइवर गनमैन इन सब का भला करेंगे, तब तक मोहन यादव को चैलेंज देने वाला उन्हीं के परिवार से कोई होगा। मैं भी तो यादव हूँ भाई। एक गोलू यादव है हमारे इंदौर में, वो भी कहेंगे तू भी यादव मैं भी यादव, बहुत हो गया यादव यादव, अब मैं क्यों नहीं। ये साइकिल चलेगी, ये साइकिल निरंतर चलेगी। इसलिए हमारे मतदाता को देखना है। मतदाताओं को देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को एक बारे में मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आशीष। मैं व्यंग नहीं कस रहा हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक ऐसा सूत्र देश को दिया कि आत्मनिर्भर बनो। सरकार के भरोसे मत रहो, नेताओं के भरोसे मत रहो, राजनीतिक दलों के भरोसे मत रहो, किसी के भरोसे मत रहो। आप अपना तरक्की करो, देश तरक्की कर लेगा। लेकिन मतदाता समझे तब ना। नहीं, लेकिन उत्साह की तरक्की का पटकथा उन्हीं को लिखना पड़ेगा। और जो हमने चर्चा यदि वो पटकथा लिखेंगे नहीं तो उनका रिटायरमेंट बहुत बुरा जाएगा। एग्जैक्टली, ये पूरा संकेत यदि जो वो है शाह को प्रधानमंत्री नहीं बना पाए तो उनकी रवानगी कहां होगी मैं बता भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री है वर्तमान में मेरे देश के, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। एक जो है स्पोर्ट्स से एग्जांपल लीजिए, डेविस कप होता है लॉन टेनिस में, बाकी इंटरनेशनल सर्किट में प्रोफेशनल में नहीं होता, लेकिन डेविस कप में टीम जाती है, इंडिया की टीम, इंडोनेशिया की टीम, वो टेनिस खेलते हैं, तो वहां पर कैप्टन नॉन प्लेइंग होता है, नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉन प्लेइंग कैप्टन जो होता है, मोदी जी अब नॉन प्लेइंग कैप्टन के रूप में जाना चाहते हैं, क्योंकि नॉन प्लेइंग कैप्टन भी टीम का हिस्सा होता है और लीडर होता है, लेकिन बाहर होता है और खेल रहा होता है कोई और। तो अब तक वो प्लेइंग कैप्टन है, नॉन प्लेइंग कैप्टन होकर संघ को भी इशारा कर दिया है, जाते हैं ना पिच तैयार कर देना, अगले की पिच तैयार करना, नहीं कि नहीं देखो नहीं हमारे नहीं, पास अभी तक संघ नॉन प्लेइंग कैप्टन हुआ करता था बीजेपी सरकारों का। संघ को उन्होंने मैनेजर बना दिया। अब तुम टीम के मैनेजर हो, नॉन प्लेइंग कैप्टन मैं बनूंगा। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने डेविस कप का। बिल्कुल, तो नॉन प्लेइंग कैप्टन हो जाएंगे, खेलेंगे शाह। यही तैयारी है, अगर इसमें विघ्न बाधा नहीं आई कुछ कुदरती, तो यही तैयारी है और इसी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं मोदी जी। और लगता यह है कि स्क्रिप्ट भी शाह के ही पास से लिखी जा रही है, मोदी जी सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक्ट। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।